टी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसमें सब्जेक्ट में आपके 7 चैप्टर्स हैं, जिसके आज हम चैप्टर 7 ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 के बारे में पढ़ेंगे। इसके सिलेबस में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, बल्क ड्रग्स, सीलिंग प्राइस, फॉर्मुलेशन, ड्रग, रिटेल प्राइस, शेड्यूल, नो शेड्यूल बल्क, प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स, information required from manufacturer to the government, retail price of formulation, power to fix retail price of schedule formulation without approval of government, power to fix ceiling price of schedule formulation, Poison Act, Medicinal and Toilet Preparations, Excise Duties Act 1955, Medical Termination of Pregnancy Act 1970 and Rules 1975। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने 7 लेक्चर में डिवाइड कर दिया है, जिसके फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन ऑफ बल्क ड्रग, सीलिंग प्राइस, फॉर्मुलेशन, ड्रग, रिटेल प्राइस, लेक्चर सेकंड, शेड्यूल, नो शेड्यूल बल्क, prices of bulk drugs, information required from manufacturer to the government, retail price of formulation, power to fix retail price of schedule formulation without approval of government, power to fix ceiling price of schedule formulation. Lecture 3rd, Poison Act 1919, Introduction, Need of Poison Act, Import of Poison, Possession for Sale and Resale of Poisons, Offences and Penalties, Issues of Warrants, Rules, Savings. Lecture 4, Medicinal and Toilet Preparations Act and Rules 1955, Introduction, Definition, Preparation, Manufacture and Warehousing of Alcoholic Preparations. Lecture 5, Manufacture of Alcoholic Preparations in Bonded Laboratory, Export of Alcoholic Preparations, Procedures, Offences and Penalties. Lecture 6, Medical Termination of Pregnancy Act 1970 and Rules 1975, Introduction, Definitions, Termination of Pregnancies, Experience or Training. Lecture 7, After Commencement of the Act, Places for Pregnancy Termination, Maintenance of Admission Register, Offences and Penalties. इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 7 से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस 8 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट नोट्स ऑन प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड 2017 में आया है। क्वेश्चन सेकंड, राइट अबाउट डिफरेंट शेड्यूल ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, हाउ रिटेल प्राइस ऑफ एनी ड्रग फॉर्मुलेशन इज कैलकुलेटेड, 2016, 2018 और 2019 में आया है। इसके साथ ही शॉर्ट नोट्स 4 मार्क्स के आते हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट, what are the main objectives of drug price control and order? Question second, what do you understand about the definition of bulk drugs? Important है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, लेक्चर फर्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, DPCO 1995 replaced by DPCO 2013, confirmed by Section 3 of Essential Commodities Act 1955। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो कि 1995 में आया था, इसको रिप्लेस करा गया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 से अकॉर्डिंग में। सेक्शन 3 जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी इसके अधिनियम के अंतर्गत ये आता है, कंफर्म किया गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मतलब होता है आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम, जो कि भारत सरकार के जो पार्लियामेंट है उसका ही एक अधिनियम है, उन्होंने ही इसे बनाया था। आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम को इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी वस्तुएं बनाई जा रही है, उनका उत्पादन हो रहा है, उनकी डिलीवरी को सही तरह से सुनिश्चित किया जा सके, उनको स्थापित किया जा सके, जिसकी आपूर्ति, जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण जो भी बाधाएं आ रही हैं, लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित कर रही हैं, उनको रोका जा सके। हिस्ट्री, इन 1966 पार्लियामेंट मेंबर्स फेल्ट दैट मैन्युफैक्चरर्स चार्जिंग हाई रेट ऑन ड्रग्स to control on high drug rates, DPCO 1966 was passed under Section 3 of Essential Commodities Act 1955. DPCO 1966 replaced by DPCO 1970. In 1974, Hathi Committee was formed and submitted its reports in 1970. अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो 1966 में जो पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, उन ड्रग के रेट को बहुत ही हाई करके सामान्य लोगों तक यानी पब्लिक तक पहुंचाया जा रहा है और मन चाहे दाम वसूले जा रहे हैं। उसी को कंट्रोल करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल का जो ऑर्डर था, ये
बनाया गया था, पास करा गया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तुओं का जो अधिनियम है उसके सेक्शन 3 में। और समय समय पर जैसे जैसे पार्लियामेंट को ये लगता रहा कि यहाँ पे संशोधन की आवश्यकता है और ये नियम भी आना चाहिए, कुछ इस तरीके से हमें और सुधार करने में मदद मिल सकती है, सुधार किया जा सकता है, जैसे कि सामान्य जीवन में किसी भी तरह का कोई भी प्रभावित ज्यादा ना हो सके या फिर किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसलिए तरह तरह से नियम बनाकर उनको समय समय पर हटाते गए और उनके जगह एक नया नियम आता चला गया। जैसे 1974 में 1974 में हाथी कमेटी भी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट 1975 में पास की गई। डीपीसीओ 1970 रिप्लेस कराया गया था डीपीसीओ 1970 के थ्रू। डीपीसीओ 1970 रिप्लेस हुआ था डीपीसीओ 1987 से। डीपीसीओ 1987 रिप्लेस्ड बाय डीपीसीओ 1995। फाइनली डीपीसीओ 1995 रिप्लेस्ड बाय डीपीसीओ 2013। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस वर्क को अधिनियम को बनाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर्स का, टू अचीव एडिक्वेट प्रोडक्शन, टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, टू मेंटेन एंड इंक्रीज सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन, टू मेक दिस अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस। जितनी भी ड्रग बनाई जा रही है, जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, उनका प्रोडक्शन एडिक्वेट होना चाहिए, पूरी तरीके से होना चाहिए जितना की जरूरत है, और उनका हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्वली। कहीं ऐसा ना हो कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक सीमित क्षेत्र तक ही रह जाए और उसके बाहर ना हो पाए। साथ में इनकी सप्लाई को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि जैसे ही पता है कि ड्रग के लिए, किसी भी ड्रग को बनाने के लिए फॉर्मुलेशन की जरूरत होती है, अगर उस तरह की कोई अनुसूची सूत्र एक सूत्रीकरण उपलब्ध है किसी के पास में, तो आसानी से कोई भी ड्रग बनाई जा सकती है। तो उसकी सप्लाई के लिए इंक्रीज कर दी गया, उसको मेंटेन भी कराया गया, साथ में एक फेयर प्राइस में अवेलेबल कराई गई ड्रग को, यानी कि एक सही दाम में इसको उपलब्ध कराया गया। डेफिनेशन कि किन किन परिभाषाओं से हम इसको जान सकते हैं। एक्ट इज द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1950, जो कि जानते हैं हम आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनका जो अधिनियम पार्लियामेंट के अंदर ही आता है। इस अधिनियम को पास कराया गया था 1950 में। तो उसके अंदर भी ये चीजें बताई गई थी कि ड्रग की इंपॉर्टेंस क्या है, कि किस किस तरीके से ड्रग के जो हाई रेट है उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। साथ में ब्रांड, ब्रांड भी परिभाषा के अंदर ही आएगा कि ब्रांड इज अ नेम, टर्म, डिजाइन, सिंबल, ट्रेडमार्क और एनी अदर फीचर दैट आइडेंटिफाइज वन सेलर्स ड्रग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स। ब्रांड एक नाम शब्द है, एक तरह से ये कहने डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, जिसकी विशेषता होती है कि कोई भी विक्रेता, हम बात करें कोई भी सेल कर रहा है जो कि ड्रग को, वो अपनी जो भी दवाएं हैं जिनको सेल कर रहा है दूसरे सेलर को देना चाह रहा है, तो उसके लिए उसके पास खुद के ब्रांड यानी कि एक विशिष्ट पहचान होनी चाहिए ड्रग के लिए, ताकि ये पहचाना जा सके कि ये इस सेल की ही पर्टिकुलर, इसी की ही निश्चित तौर पे दवाएं हैं इस सेलर की, जिसने दूसरे को दी हैं। विशेषता यानी कि एक खास पहचान उपलब्ध होती है किसी भी दवा के ऊपर, जो लेबल लगा होता है जिसमें ये पहचान लगी होती है, मार्क्स होता है, ट्रेडमार्क होता है कि ये इसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है या फिर इसी सेलर का है। Bulk drugs, it means any pharmaceutical, chemical, and biological plant drugs conforming to pharmacopoeia standards specified in Drug and Cosmetic Act 1940, DNC Act 1940। बल्क ड्रग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसी भी दवा को बनाने के लिए किन किन चीजों को जरूरत पड़ती है, उसकी पूरी जो सूची होती है। एक इंडियन फार्माकोपिया की अगर हम बात करें या फिर एक फार्माकोपिया की एक बुक की बात करें जिसके अंदर ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, एक ऑफिशियल कोड है उसके अंदर वो मौजूद है। इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से दवाओं को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं किसी भी ड्रग के लिए। अगर कोई दवा प्लांट से बनाई जा रही है तो प्लांट किस तरह का होगा, उसका नाम क्या होगा बायोलॉजिकल टर्म पे, उसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन में आता है, या फिर उसके प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाएगी, उसको पहचान कैसे करेंगे, ये सारी बातें फार्माकोपिया के बुक में बताई गई हैं। और स्पेशली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के स्टैंडर्ड में भी स्पेसिफाई किया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में आया था, वो भी भारत की एक संसद का एक अधिनियम है जो भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है। अधिनियम प्राथमिक उद्देश्य ये होता है इसका, इस बात को सुनिश्चित करना है कि भारत में जो भी बेची जाने वाली दवाएं होंगी या फिर सौंदर्य प्रसाधन है, उसको सुरक्षित किया जा सके, उसको प्रभावी बनाया जा सके और राज्य गुणवत्ता मानकों के रूप में ही रहे। लेकिन ऐसा ना हो कि इससे किसी प्रकार से सामान्य जीवन जो होगा उसमें अस्त व्यस्त हो जाए। सीलिंग प्राइस, प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन।
ऐसा प्राइस दवाओं का जो कि गवर्नमेंट ने तय कर दिया है उस दाम को, लेकिन उसमें कोई भी फेरबदल डीलर, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई रिटेलर नहीं कर सकता है। डीलर इज अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज और सेल ऑफ ड्रग्स वेदर एज अ होलसेलर और रिटेलर एंड इंक्लूड हिज एजेंट। डीलर एक ऐसा इंसान होता है जो औषधियां या फिर कह लें जो दवाएं हैं उनको खरीदने या फिर बेचने का अगर काम कर रहा है, तो वो हो सकता है एक तरह का थोक व्यापारी हो जो कि एक होलसेल का काम कर रहा है, या फिर हो सकता है कि वो फुटकर विक्रेता यानी कि रिटेलर का रूप में हो, लेकिन उसके साथ ही उसका कोई एजेंट भी शामिल हो। Distributor is a person engaged in the work of distribution of drugs and includes an agent or a stockist for stocking drugs for sale to a dealer. डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा इंसान होता है जो दवाओं को बेचने का काम कर रहा है, उसको सप्लाई करने का काम कर रहा है, उसका वितरण कर रहा होता है, जिसमें डीलर की बिक्री के लिए ड्रग्स स्टॉक करने के लिए एजेंट हो या फिर कोई स्टॉकिस्ट शामिल होता है। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर मींस मैन्युफैक्चरर एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर इन द ऑफिशियल गैजेट। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर का मतलब हुआ वर्तमान उत्पादन, जिसका मतलब एक आधिकारिक गैजेट होगा। आधिकारिक गैजेट यानी कि जिसके पास कहीं ना कहीं अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट से यानी सरकार से जुड़ा हुआ है वो। तो ऐसा आधिकारिक इंसान, व्यक्ति, गैजेट इस आदेश के प्रकाशन की तारीख का वर्तमान उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है उसको ध्यान में रखता है। फॉर्म इज अ फॉर्म स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। ये जो एक फॉर्म की बात कर रहे हैं उसकी अनुसूची दूसरे में दी जाती है, दूसरे निर्दिष्ट जो फॉर्म होता है जो बताया गया है उसके शेड्यूल में होती है। फॉर्मुलेशन मेडिसिन प्रोसेस्ड आउट और कंटेनिंग वन और मोर बल्क ड्रग्स विदाउट फार्मास्यूटिकल एड फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज फॉर इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन एनिमल्स, नॉट इंक्लूड आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, टीबी एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सूत्रीकरण कह लें या फॉर्मुलेशन कह लें, एक ऐसी औषधि की प्रक्रिया होती है जो आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए, निदान, उपचार करने के लिए, रोग की रोकथाम करने के लिए, उसके साथ बिना किसी दवा के एक या एक से ज्यादा जो इतनी भी दवाएं हैं उनके संशोधित होती है। लेकिन इसमें शामिल अगर नहीं हो सकती हैं तो कुछ चीजें ही हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी मेडिसिन हो सकती है, कोई भी दवा जिसकी औषधि अगर शामिल हो रही है तो आयुर्वेदिक, यूनानी, इस तरह के तिब्बी, ठीक है, इसकी प्रणाली में शामिल हो, या फिर होम्योपैथिक प्रणाली में शामिल हो कोई भी औषधि, कोई भी पदार्थ हो जिसमें पूर्व यानी कि पहले से जो ड्रग है या कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में लागू नहीं होता है। Drug substance intended to be used for in the diagnosis, treatment or prevention of any disease or disorder in the human or animal. ड्रग यानी कि कोई भी जो दवा होती है उसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कोई भी अगर बीमारी डायग्नोसिस करेगी, पता लगा चुके हैं, या फिर उसका ट्रीटमेंट करना हो, उसका उपचार करना है, या फिर कोई बीमारी अगर फैल रही है तो उससे पहले उससे बचने के लिए किसी भी तरीके से उसका प्रिवेंशन करना हो, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, अलग अलग तरह की दवाएं बनाई जाती हैं और उनको उपयोग में लाया जाता है। Retail price of drug fixed in accordance with provisions of DPCO 1995 and includes ceiling price। जो रिटेल प्राइस होती है ड्रग की, यानी कि ड्रग के लिए जो भी प्राइस पहले से तय कर दिया गया है, एक तो सीलिंग प्राइस जो गवर्नमेंट ने अथॉराइज कर दिया गया है वही फिक्स्ड रहता है। यानी जीपीसीओ जो 1995 ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके अधिनियम के अंतर्गत आएंगे वो सारी चीजें, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी फेरबदल करके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमारे जो टॉपिक थे लेक्चर फर्स्ट में उन्हें हमने कवर करा है, उनके बारे में देखा है। आगे हम लेक्चर सेकंड के बारे में देखेंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे आगे।